मेरी पिछली लाइफ में मैंने सबसे पावरफुल क्लियर सिस्टम अपनी गर्लफ्रेंड स्टेला को दे दिया था और खुद के लिए वो सिस्टम रखा जिसे सब बेकार हॉर्ड सिस्टम कहते थे। वो शेल्टर में सेफली छिपी रही, आराम से ट्रॉय के साथ जीती रही, वही लड़का जिसे वो हमेशा सीक्रेटली चाहती थी। और मैं बाहर लॉक कर दिया गया, ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ, और वहीं मर गया। लेकिन इस बार रीबर्थ के बाद वो क्लियर सिस्टम सबसे पहले देखती है। उसे क्या पता, हर यूज के साथ वो सिस्टम उसकी लाइफ फोर्स खाता है, धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म करता हुआ। और मेरा हॉर्ड सिस्टम वो किसी खजाने से कम नहीं, एक पूरे शहर जितना सप्लाई स्टोर कर सकता है। इस बार मैं अपने सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा एक एब्सोल्यूट सर्वाइवल फोर्ट्रेस बनाने के लिए, ग्लेशियल अपोकलिप्स के खिलाफ, और उसे हर चीज का हिसाब चुकवाऊंगा। मैं अपोकलिप्स आने से 7 डेज पहले रिबॉर्न हुआ हूँ। एक बाउंडलेस प्योर व्हाइट स्पेस मेरे चारों तरफ फैला हुआ है, जिसमें लाइट की स्ट्रीम्स पल्स कर रही हैं, जैसे कोई हाईटेक साइंस फिक्शन दुनिया हो। मेरे सामने 2 मैसिव होलोग्राफिक आइकॉन्स तैर रहे हैं, गोल्डन ग्लो में चमकते हुए। लेफ्ट साइड पर है हॉर्ड सिस्टम, इन्फिनिट सब स्पेस, जहां टाइम पूरी तरह फ्रोजन है, जहां सिर्फ एक थॉट से चीजें रिट्रीव की जा सकती हैं, लेकिन लिविंग चीजें स्टोर नहीं हो सकती। राइट साइड पर है क्लियर सिस्टम, जो भी ऑब्स्टिकल नजर में आए उसे इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन हर बार स्टेमिना की भारी कीमत लेता है। ये सीन मुझे दिल से याद है। यही वो मोमेंट है जब स्टेला और मैंने अपने सिस्टम्स अवेकन किए थे, और यहीं से मेरी मौत की कहानी शुरू हुई थी। पिछली लाइफ में मैं उसके लिए वरिड था। वो हमेशा फ्रैजाइल थी, हर छोटी चीज में मुझ पर डिपेंड करती थी। मुझे लगा हॉर्ड सिस्टम एग्जॉस्टिंग है, हर समय भागना, चीजें कलेक्ट करना, रिस्क लेना। इसलिए मैंने खुद क्लियर सिस्टम लेने का फैसला किया। हर यूज के बाद सिर फटने जैसा दर्द होता था, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा, रास्ते साफ करता रहा, ज़ॉम्बीज को रोकता रहा, हर खतरे को अपने ऊपर लेता रहा, सिर्फ इसलिए कि वो शेल्टर में आराम से बैठे और हर रिवॉर्ड ले सके। लेकिन जब मैं बैडली वुंडेड था, खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं, और मुझे डेस्परेटली हेल्प चाहिए थी, तब जिस इंसान के पास शेल्टर की कीज थीं, उसी ने मुझे बाहर लॉक कर दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। एक ब्राइट स्वीट आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है। स्टेला अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, डेमियन, मैं रेड वाला ले रही हूँ। तुम श्योर हो? हमेशा तुम ही मुझे प्रोटेक्ट करते थे, इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। स्टोरेज स्पेस तुम्हारे जैसे केयरफुल इंसान को सूट करता है, तुम बस सप्लाईज संभालो। उसके शब्द सुनकर मेरे अंदर ठंडी हंसी उठती है। प्रोटेक्ट मी? पिछली बार मैं क्लियर सिस्टम सिर्फ इसलिए हैंडल कर पाया था क्योंकि मेरी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स शार्प थीं और मेरा शरीर ट्रेंड था। स्टेला तो बॉटल कैप तक नहीं खोल सकती। उस सिस्टम का एक यूज और वो 3 डेज तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। मैं बिना कुछ कहे आगे बढ़ता हूँ और गोल्डन इन्फिनिटी सिंबल को छूता हूँ। उसी पल गोल्डन लाइट मुझे घेर लेती है, जैसे कोई पावर मेरी रगों में उतर रही हो। मेरे माइंड के अंदर एक विशाल दरवाजा खुलता है और उसके पीछे एक इन्फिनिट साइलेंट सबस्पेस मेरी कॉन्शियसनेस में लॉक हो जाता है। उस मोमेंट में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वो सेफ्टी का एहसास जो मैंने अपनी मौत के वक्त खो दिया था, फिर से लौट आता है। सिस्टम बाउंड, होस्ट डेमियन, एबिलिटी इन्फिनिट होर्डिंग, बिगिनर लेवल। व्हाइट लाइट धीरे धीरे फेड हो जाती है और मैं अपने अपार्टमेंट के लेदर सोफा पर आंखें खोलता हूँ। सामने स्टेला भी जाग चुकी है, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही है। वो हवा में हाथ हिलाकर अपनी नई पावर टेस्ट कर रही है और कॉफी टेबल पर रखा क्रिस्टल एश ट्रे अचानक गायब हो जाता है। मैं उसे शांत नजरों से देखता हूँ और बस एक शब्द कहता हूँ, लीव। उसकी स्माइल तुरंत जम जाती है, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। ये मेरा अपार्टमेंट है, मेरे नाम पर है, तुम्हारे पास 10 मिनट्स हैं अपना सामान पैक करने के लिए और निकल जाओ। वो शौक और गुस्से में मुझे घूरती है। तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? मैंने अभी सबसे पावरफुल एबिलिटी अवेकन की है। अपोकलिप्स आने वाला है, सच में अभी मुझसे टकराना चाहते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, बिना इमोशन के। जब वो दिन आएगा और तुम मेरे पास क्रॉल करते हुए आओगे, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। वो हंसती है ताने मारते हुए, तो तुम्हारी माइटी पावर बस तुम्हारे पुराने कपड़े गायब करने की है? हाँ, भूल गए, तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ इरेज कर सकती है, खाना क्रिएट नहीं कर सकती। मैं शांत रहता हूँ। तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत तरीके हैं सप्लाईज लेने के। जो भी रास्ते में आया पछताएगा। मैं दरवाजे की तरफ इशारा करता हूँ। गुड लक देन। कुछ सेकंड्स बाद वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अपार्टमेंट में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। वो डेड वेट आखिरकार हट गया। वो स्नेक जो हमेशा पीछे से वार करने के लिए तैयार रहती थी, अब मेरी जिंदगी से बाहर है। अब मैं फाइनली बिना रुके आगे बढ़ सकता हूँ। एग्जैक्टली 7 डेज बाकी हैं अपोकलिप्स के लिए। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर शहर को देखता हूँ। अभी मेरे पास ये डाउनटाउन पेंट हाउस है, जिसकी कीमत करीब 8 मिलियन है, और मेरे पेरेंट्स की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करीब 3 मिलियन, टोटल 11 मिलियन। लेकिन ये अमाउंट उस फोर्ट्रेस के लिए कुछ भी नहीं है जो मुझे बनाना है। ऐसा फोर्ट्रेस जो नेगेटिव 70 डिग्री सर्वाइव कर सके, ज़ॉम्बी हॉर्ड्स को रोक सके, मिसाइल स्ट्राइक्स भी झेल सके, और उसमें इनफ सप्लाईज हों कि एक इंसान कई लाइफ टाइम्स तक आराम से जी सके। 11 मिलियन तो बस शुरुआत भी नहीं है। मैं बिना समय वेस्ट किए पेंट हाउस
को ऑनलाइन लिस्ट करता हूँ और उसे जल्दी बेच देता हूँ। फिर मैं कुछ कॉल्स करता हूँ प्राइवेट लेंडर्स को, लोन शार्क्स। बेसिकली मैंने अपना आईडी और रेजिडेंसी पेपर्स पहले ही तैयार रखे थे, बस पैसा जल्दी मिल जाए, बाकी टर्म्स चाहे जैसे हों मुझे मंजूर हैं। वैसे भी कुछ ही दिनों में दुनिया खत्म होने वाली है, कोई वापस लेने नहीं आएगा। सिर्फ एक दोपहर में पेंटहाउस 6 मिलियन में बिक गया। कंपनी शेयर्स लिक्विडेट करके 5 मिलियन मिले। हर ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड को मैक्स आउट करके 2 मिलियन और टोटल लिक्विड कैश पूरे 16 मिलियन। कल लोन शार्क्स का पैसा भी आ जाएगा, कम से कम 3 मिलियन और। बैंकिंग ऐप पर ये नंबर्स देखते हुए मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, सिर्फ अर्जेंसी महसूस होती है। पैसा सिर्फ कागज है, सप्लाईज ही सर्वाइवल हैं। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलता हूँ, उस एसयूवी में बैठता हूँ जिसे अभी तक बेचा नहीं, और सीधे वेस्टर्न सबर्ब्स के उस अबैंडन्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क की तरफ निकल जाता हूँ। कभी ये शहर का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी था। लोकेशन रिमोट है, चारों तरफ खुला टेरेन, डिफेंड करना आसान, ब्रीच करना मुश्किल। सबसे इम्पोर्टेंट, नीचे एक मैसिव अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज चेंबर है। थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ परफेक्ट नेचुरल शेल्टर बन सकता है। जगह पूरी तरह वीड्स से भरी हुई है। मैं साइट पर मौजूद पुराने केयरटेकर को ढूंढता हूँ और उसके सामने गोल्ड कॉइन्स की एक मुट्ठी गिरा देता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे ये जगह 2 वीक्स के लिए रेंट पर चाहिए, हॉरर एस्केप रूम सेटअप करने के लिए। कोई पेपर वर्क नहीं, बस कीज। उस बूढ़े के नकली दांत खुशी में गिरते गिरते बचते हैं। वो बिना कुछ बोले कीज दे देता है और अपनी ट्राइसिकल पर बैठकर घर निकल जाता है। मैं उस मैसिव अंडरग्राउंड चेंबर में उतरता हूँ, करीब 3000 men का एरिया, 8 men हाइट। सिस्टम, स्कैन दिस स्पेस, scan complete, activate space anchor. Once anchored, this space will serve as a real-world transfer station for supplies. All external supplies can be teleported here directly through thought. Location secured. अब इसे भरना है। मैं किसी एमेचर ज़ोंबी स्टोरी की तरह सुपरमार्केट नहीं भागता, वो रुकी थिंकिंग है। इसके बजाय मैं सीधे शहर के सबसे बड़े होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केट जाता हूँ। सबसे बड़ी ग्रेन और ऑयल होलसेल शॉप में घुसता हूँ। ओनर काउंटर के पीछे बैठा है, होंठों में सिगरेट दबाए हिसाब देख रहा है। वो मुश्किल से ऊपर देखता है। क्या चाहिए? रिटेल सामने सुपरमार्केट में मिलता है। मैं चारों तरफ स्टैक्ड राइस सैक्स को स्कैन करता हूँ। मुझे राइस चाहिए। प्रीमियम वुआंग राइस का पर टन प्राइस क्या है? वो पूछता है। कितना चाहिए? मैं सीधा पूछता हूँ, तुम्हारे पास कितना है? वो कहता है, वेयरहाउस में 50 टन्स वुआंग राइस, 100 टन स्टैंडर्ड नॉर्थ ईस्ट राइस, 80 टन्स फ्लावर। मैं सब ले रहा हूँ। मैं ब्लैक कार्ड निकालकर उसके ग्रीजी काउंटर पर पटक देता हूँ। कुकिंग ऑयल, ड्राइड नूडल्स, मिक्स्ड ग्रेन्स, जो भी स्टॉक में है सब, और इसके अलावा 3 डेज के अंदर 500 टन्स राइस और 300 टन्स फ्लावर अरेंज करो। सिर्फ न्यू हार्वेस्ट, कोई ओल्ड स्टॉक नहीं। ओनर चौंक जाता है। भाई, ये डील 10 मिलियन से ऊपर जा रही है। श्योर हो? मैं कहता हूँ, एक कंडीशन है, सब कुछ उस एड्रेस पर डिलीवर होगा जो मैं दूंगा। अनलोड होने के बाद तुम्हारे लोग तुरंत निकल जाएंगे, कोई सवाल नहीं। उसका चेहरा लाल हो जाता है एक्साइटमेंट से। बिजनेस कुछ समय से स्लो था और ये डील उसके लिए हेवन का गिफ्ट है। अभी लोडिंग शुरू करवाता हूँ। अगले 3 आवर्स में पूरा होलसेल मार्केट फ्रेंजी में बदल जाता है। फ्रूट्स, मीट्स, हाउस होल्ड गुड्स, मैं सब खरीद लेता हूँ। रात होते होते हेवी ट्रक्स का पहला कॉन्वॉय वेस्टर्न सबर्ब्स के अबैंडन्ड फैक्ट्री में पहुंचता है। मैसिव स्टोरेज चेंबर माउंटेन्स जैसे सप्लाईज से भर जाता है। मैं 5 मीटर ऊंचे राइस के ढेर के पास जाता हूँ, हाथ उठाता हूँ, सैक्स पर पाल्म रखता हूँ और कहता हूँ, स्टोर। 50 टन्स राइस एक पल में गायब हो जाता है। मैं आंखें बंद करता हूँ और अपना माइंड सिस्टम स्पेस में डुबो देता हूँ। उस इन्फिनिट वाइट वॉइड में 50 टन्स राइस वैसा ही फ्लोट कर रहा है जैसे अभी रखा था। एक भी ग्रेन डिस्टर्ब नहीं हुआ। यहाँ टाइम चलता ही नहीं, जो अंदर गया वैसा ही रहता है। ये फीलिंग सब कुछ कंट्रोल करने की, जैसे दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, इंटॉक्सिकेटिंग है। लेकिन अपोकलिप्स में फूड ही सब कुछ नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है हीट। -60 डिग्री में बिना हीट सोर्स के ये सारा खाना सिर्फ जमी हुई चट्टान बन जाएगा और मैं खुद एक आइस स्कल्पचर। मैं एक दोस्त को कॉल करता हूँ जो कोल डील करता है। गोस्ट, मुझे कोल चाहिए, एंथ्रासाइट, टॉप ग्रेड, 10,000 टन्स, साथ में इंडस्ट्रियल डीजल जनरेटर्स और सोलर पैनल्स, इतने की इस फैक्ट्री की पूरी रूफ कवर हो जाए। मैं सिर्फ 10 लाइफ टाइम्स के लिए फूड स्टॉक नहीं कर रहा, मैं इस जगह को एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड फोर्ट्रेस में बदल रहा हूँ। ऐसा फोर्ट्रेस जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी क्रैक नहीं कर पाएगा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। स्टेला का मैसेज, एक फोटो। उस फोटो में वो और ट्रॉय एक हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे हैं। फुआग्रा और रेड वाइन उनके बीच सजे हुए हैं। पुअर डेमियन, बाहर निकाल दिए जाने के बाद तुम इंस्टेंट नूडल्स खा रहे होंगे। मैं और ट्रॉय अपनी न्यू लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर अभी घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगोगे तो शायद तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा फेंक दूं। मैं ठंडी नजर से स्क्रीन देखता हूँ। एंजॉय इट, अच्छे से खा लो, ये तुम्हारी आखिरी डिनर है। मैं उसे ब्लॉक करता हूँ और फोन ऑफ कर देता हूँ। फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग आर्क्स बिजली की तरह चमक रहे हैं। कटिंग मशीन्स की ग्राइंडिंग स्क्रीच हवा को चीर रही है। मैं 2nd फ्लोर की सस्पेंडेड आयरन वॉकवे पर खड़ा हूँ, उंगलियों के बीच एक जलती हुई सिगरेट। बॉस, ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है? हेक्स ब्लूप्रिंट को घूर रहा है।
उसका चेहरा डिसबिलीफ से टेढ़ा हो गया है। तुम हर सरफेस पर 50 सेंटीमीटर थिक एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन लगवा रहे हो और उसके ऊपर 2 लेयर्स ड्वीन्स मिलियमर बैलिस्टिक स्टील प्लेटिंग की। क्या न्यूक्लियर बंकर बना रहे हो? वो फिर ब्लूप्रिंट की तरफ देखता है। सिर्फ 2 एयर इनटेक्स, दोनों में एनबीसी फिल्ट्रेशन सिस्टम्स। भाई ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, पैसा तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी है, 5 मिलियन अपफ्रंट। मुझे ये 3 डेज में चाहिए। एक रूल है, सवाल नहीं पूछोगे, कोई फोटो नहीं, कुछ ऑनलाइन पोस्ट नहीं। हेक्स का गला सूख जाता है। ये पेमेंट उसके 2 साल के प्रॉफिट के बराबर है। बॉस, अब तो आप मेरे बाप जैसे हो। वो अपनी छाती पर जोर से हाथ मारता है, फिर नीचे वर्कर्स पर चिल्लाता है, सब लोग जल्दी करो, अगले सिटी के टियांगोंग प्रोजेक्ट से इंसुलेशन पैनल्स निकालो। कोई प्रॉब्लम करे तो पैसे देकर चुप करा दो। मैं जो बना रहा हूँ वो सिर्फ शेल्टर नहीं है, ये एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम है, बाहर मरती हुई दुनिया से पूरी तरह अलग। मैं फैक्ट्री के एक कोने की तरफ चलता हूँ जहाँ स्पेशल कार्गो अभी अभी आया है। भारी वुडन क्रेट्स खोले जाते हैं, अंदर से ठंडी मेटेलिक चमक निकलती है। ये कोई ऑर्डिनरी स्टील नहीं है, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर्स हैं और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास ऐसे सोर्सेज से लाया गया है जिनका नाम लेना भी सही नहीं। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बीज नहीं, इंसान होते हैं। जब हंगर और कोल्ड इंसानों को जानवर बना देते हैं, तब नॉर्मल शटर्स भीड़ के सामने कागज जैसे होते हैं। लेकिन कुछ 1000 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मैनर्स बहुत जल्दी सिखा देती है। सिस्टम, इन सारे मटेरियल्स को स्टोर करो और ब्लूप्रिंट के हिसाब से पोजीशन करो। वर्कर्स रफ लेबर संभाल सकते हैं, लेकिन कोर डिफेंसिव लेआउट के लिए मैं सिस्टम पर भरोसा करता हूँ। जैसे ही वर्कर्स मील ब्रेक पर जाते हैं, मैं बस सोचता हूँ, मैसिव ब्लास्ट प्रूफ ग्लास पैनल्स एक पल में गायब हो जाते हैं। डजन्स ऑफ टन्स मटेरियल हवा में डिसॉल्व हो जाता है। फिर सिस्टम की परफेक्ट प्रिसीजन से वो पैनल्स फैक्ट्री के टॉप स्काईलाइट ओपनिंग्स में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ऐसा ऑपरेशन सिर्फ क्रेन वर्क के आवर्स नहीं बचाता, बल्कि ऐसी प्रिसीजन देता है जो कोई ह्यूमन अचीव नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट है। अब इंटीरियर। मैं साइट से निकलता हूँ और सीधे शहर के सबसे बड़े होम फर्निशिंग्स एक्सपो सेंटर पहुंचता हूँ। अगर मुझे इस गॉड फॉरसेकन अपोकलिप्स में जीना है तो किंग की तरह जीऊंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्मार्ट फर्नीचर, टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी पीसेस, जो दिखता है सब खरीद लेता हूँ। सेल्स एसोसिएट मेरे पीछे पीछे भाग रही है, उसके चेहरे पर फ्रोजन स्माइल। पेन उसकी नोटपैड पर दौड़ रहा है। वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं लक का देवता हूँ। फर्नीचर के बाद मैं एक आउटडोर इक्विपमेंट स्टोर जाता हूँ। अब असली तैयारी शुरू होती है। टॉप ग्रेड पोलर सर्वाइवल सूट्स, -80 डिग्रीज रेटेड, 50 सेट्स, मेन और विमेन दोनों के। टैक्टिकल बूट्स, हीटेड ग्लव्स, स्की गॉगल्स, आइस एक्सेस, मल्टी टूल्स, एंट्रेंचिंग टूल्स, इस वॉल का हर आइटम और वो सेल्फ हीटिंग मिलिट्री रैशंस का हर लास्ट यूनिट, सब चाहिए। मैं शॉपिंग स्प्री के बीच में ही था कि पीछे वीआईपी लाउंज से एक फेमिलियर आवाज आती है, ओ बेब, ये जैकेट कैसी लग रही है? थोड़ी एक्सपेंसिव है, 3000 से ऊपर है। मैं रुक जाता हूँ और धीरे धीरे सिर घुमाता हूँ। स्टेला अपने सामने पिंक फ्लीस जैकेट लगाकर देख रही है और ट्रॉय पास बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा है, बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ। स्टेला, हमें अभी खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। डेमियन ने अपार्टमेंट बेच दिया और हमें 1 पैसा तक नहीं दिया। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। उनकी बात सुनकर भी मैं कोई ध्यान नहीं देता। कुछ ही दिनों में ये लोग स्ट्रे डॉग से भी बदतर हालत में जी रहे होंगे। वापस कोल्ड स्टोरेज साइट पर कंस्ट्रक्शन की स्पीड अनबिलीवेबल है। सिर्फ एक दिन में वो खुला, हवा से भरा फैक्ट्री एक आयरन क्लैड फोर्ट्रेस में बदल चुका है। हर दीवार पर हेवी इंसुलेशन की मोटी लेयर्स चढ़ चुकी हैं और सिल्वर थर्मल फिल्म लाइट्स के नीचे चमक रही है। हर विंडो पूरी तरह सील कर दी गई है। सिर्फ रीइंफोर्स्ड बैलिस्टिक ऑब्जर्वेशन स्लिट्स बचे हैं। एंट्रेंस पर 3 मैसिव सॉलिड स्टील ब्लास्ट डोर्स खड़े हैं, एक के पीछे एक, हर एक का वजन पूरे 2 टन्स। बॉस, वो चीज जो आपने मांगी थी। हेक मुझे साइड में खींचता है, कॉन्स्पिरेटोरियल अंदाज में एक लंबा हैवी वुडन बॉक्स पकड़ाता है। इसे ढूंढने में काफी मेहनत लगी। फायर डिपार्टमेंट का डीकमिशन्ड ब्रीचिंग एक्स ब्लेड को फिर से रिटेम्पर और रीएज कराया है। ये चीज सिक्योरिटी डोर को भी क्लीन स्प्लिट कर सकती है। मैं बॉक्स खोलता हूँ। अंदर एक जेट ब्लैक टैक्टिकल एक्स रखा है। उसका लुक ब्रूटल और ब्यूटीफुल दोनों है। ब्लेड ठंडी रोशनी में चमक रहा है। हैंडल पैराकॉर्ड में लिपटा हुआ, परफेक्ट ग्रिप के लिए। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ, सैटिस्फाइड। जब आखिरी कंस्ट्रक्शन ट्रक बाहर निकलता है, मैसिव आयरन डोर धीरे धीरे बंद हो जाता है। मैं इस स्टील फोर्ट्रेस के सेंटर में खड़ा हूँ, जो अब पूरी तरह मेरा है, और चारों तरफ भरे हुए माउंटेन्स ऑफ सप्लाईज को देखता हूँ। लेफ्ट साइड पर फूड जोन है, 1000 टन्स राइस, फ्लावर, कुकिंग ऑयल, जो 100 साल तक चल सकता है। राइट साइड पर एनर्जी जोन, डीजल के बैरल्स, एंथ्रासाइट कोल के पहाड़ और सोलर बैटरी अरेज की लंबी रोज। बीच में लिविंग एरिया, अनओपन्ड लग्जरी फर्नीचर, टॉप एंड अप्लायंसेज, गेम डिस्क्स, बुक्स,
लेजिटिमेट चैनल से जो कुछ खरीदा जा सकता था उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरा सब स्पेस अभी भी आधा खाली है। अगर खरीद नहीं सकता तो ले लूंगा। मैं ब्लैक टैक्टिकल सूट पहनता हूँ, नाइट विजन गॉगल्स लगाता हूँ और टैक्टिकल एक्स को बेल्ट से क्लिप करता हूँ। टारगेट ईस्ट हार्बर बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब। डॉक पर हजारों शिपिंग कंटेनर स्टैक्ड हैं जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स। हर एक में दुनिया भर से आए प्रीमियम गुड्स भरे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन बीफ, फ्रेंच वाइन, जापानीज वाग्यू, यहाँ तक कि इंपोर्टेड लग्जरी कार्स के पूरे शिपमेंट्स। अभी मैं शैडो में छुपा क्राउच करके बैठा हूँ जैसे एक लियोपर्ड जो स्ट्राइक का इंतजार कर रहा हो। सिस्टम एक्टिवेट फुल रेंज स्कैन मोड। एक इनविजिबल पल्स मुझसे निकलकर 500 किलोमीटर रेडियस में फैल जाता है। मेरे माइंड में काउंटलेस लाइट डॉट्स जगमगाने लगते हैं। हर एक कंटेनर है और हर कंटेनर के अंदर का पूरा इन्वेंट्री मेरे सामने खुला हुआ है। जैसे ही मुझे फार्मास्यूटिकल्स दिखते हैं मेरी आंखें शार्प हो जाती हैं। अपोकलिप्स में एंटीबायोटिक्स का एक पैक सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। बस एक थॉट और वो पूरा कंटेनर स्टील शेल समेत डॉक से गायब होकर सीधे मेरे सब स्पेस में ड्रॉप हो जाता है। सिक्योरिटी कैमरास अपनी रोटेशन में लगे रहते हैं। गार्ड अपने बूथ में ऊँघ रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक ही पल में मिलियंस वर्थ स्ट्रेटेजिक सप्लाईज हाथ बदल लेते हैं। मैं कंटेनर्स के बीच गोस्ट की तरह मूव करता हूँ और हर फिंगर फ्लिक के साथ एक एक करके कंटेनर्स वैनिश होते जाते हैं। तभी मेरी नजर कुछ अनएक्सपेक्टेड पर पड़ती है। ऑल टेरेन स्नोमोबिल्स का एक बैच एक्सपोर्ट के लिए रेडी। पूरे 20 यूनिट्स फ्रोजन अपोकलिप्स के लिए परफेक्ट। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आती है। मैं एक भी नहीं छोड़ता, सब ले लेता हूँ। जैसे ही मैं जाने वाला होता हूँ अचानक इंजन्स की तेज आवाज रात को चीर देती है। कई ब्लैक्ड आउट मॉडिफाइड एसयूवीज पोर्ट में घुसते हैं और पास के एक कंसील्ड वेयरहाउस के सामने स्किड करके रुकते हैं। डोर्स खुलते हैं। एक डजन आदमी बाहर निकलते हैं। टैटूज, हाथों में क्लब्स, कुछ के पास क्रूड होममेड फायर आर्म्स। सामने खड़ा बॉल्ड मस्कुलर आदमी अपने क्रू पर चिल्लाता है, जल्दी करो, ड्रैगन ने कहा है ये शिपमेंट आज रात ही निकलना चाहिए। पुलिस आसपास घूम रही है। जो क्रेट्स वो उठा रहे हैं उन पर बोल्ड हैजार्डस मटेरियल वार्निंग्स लगे हैं। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ और सिस्टम का लॉन्ग रेंज स्कैन ट्रिगर करता हूँ। स्कैन रिजल्ट्स आते ही सब साफ हो जाता है। टीएनटी एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल अमोनियम नाइट्रेट। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग ऑपरेशन है। शहर की सबसे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। पिछली लाइफ में अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में इसी गैंग ने अपनी फायर पावर से शहर के सेंट्रल स्टेडियम पर कब्जा कर लिया था और वहीं से नोटोरियस ब्लैक शार्क कैंप चलाया था। उस समय मैं ये देखकर भाग जाता, लेकिन अब ये तो सीधा मेरे सामने गिरा हुआ गिफ्ट है। जब रास्ते टकरा ही गए हैं तो ये सब अब मेरा है। मैं क्वाइटली वेयरहाउस के पीछे की तरफ घूमता हूँ। सिस्टम की स्पेशल अवेयरनेस का इस्तेमाल करते हुए खुद को पूरी तरह हाइड करता हूँ। यहाँ से पूरा वेयरहाउस परफेक्टली सिस्टम के रिट्रीवल रेंज में है। सिस्टम, उस वेयरहाउस के हर एक्सप्लोसिव पर लॉक करो, सब कुछ ले लो। अंदर क्रेट उठा रहे आदमी अचानक रुक जाते हैं। उनके हाथों में जो भारी बॉक्सेस थे वो बस एक पल में गायब हो जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, फ्लोर पर स्टैक्ड डजन्स ऑफ क्रेट्स, सेफ्स में भरे डेटोनेटर्स, सब कुछ बिना ट्रेस के डिसअपीयर हो जाता है। पूरे वेयरहाउस में डेड साइलेंस छा जाता है। एक डजन गैंगस्टर्स हवा को पकड़कर खड़े हैं जैसे कुछ पकड़ रखा हो, लेकिन हाथ खाली हैं। सब एक दूसरे को घूर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। वो मोमेंट ऑकवर्ड नहीं, डरावना है। ड्रैगन, सब कुछ गायब हो गया। कौन, किसने किया ये? बाहर आ। वो अपना हैंडगन निकालकर हवा में लहराता है, लेकिन तब तक मैं जा चुका हूँ। उसी दिन वेदर ब्यूरो एक ब्लू कोल्ड वेव अलर्ट जारी करता है। टेम्परेचर्स अगले दिन 10 से 15 डिग्री गिरने वाले हैं। कोई सीरियसली नहीं लेता। लोगों को लगता है बस एक जैकेट और पहन लेंगे, लेकिन मैं बाहर नहीं जाता। मैं फोर्ट्रेस के अंदर ही रहता हूँ। हर डोर और विंडो वेल्ड कर दी गई है। सिर्फ मेन एंट्रेंस बचा है। डीजल जनरेटर्स रेडी हैं, कभी भी चालू होने के लिए। एंथ्रासाइट कोल का पहला लोड ऑलरेडी मैसिव फायरप्लेस में स्टैक्ड है। लिविंग रूम में मैं एक कॉपर हॉट पॉट सेटअप करता हूँ। पोर्ट से लाया गया ग्रेड 9 वाग्यू थिन स्लाइसेस में काटता हूँ। फ्रेश वेजिटेबल्स वॉश करता हूँ और साथ में प्रॉपरली डिकैंटेड लाफिट की बॉटल रखता हूँ। मैं फोन उठाता हूँ, सोशल मीडिया आखिरी बार चेक करता हूँ। स्टेला ने 1 आवर पहले पोस्ट किया है। थिन इवनिंग ड्रेस में ओपन टेरेस पर खड़ी है, पीछे ग्लिटरिंग सिटी स्काईलाइन। कैप्शन, विंटर आ रहा है लेकिन मेरा दिल वार्म है। थैंक्स फॉर द सरप्राइज, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। कुछ लोग अपने डर्टी मनी के साथ सड़ सकते हैं। मैं हल्की मुस्कान के साथ एक कमेंट करता हूँ, ब्रीज एंजॉय करो, ये आखिरी बार है जब तुम इसे महसूस करोगी। मैं सिम कार्ड निकालकर फायरप्लेस में फेंक देता हूँ। उसी वक्त बाहर हल्की ड्रिजल रुक जाती है और फिर थर्ड पिंग पोंग बॉल जितना बड़ा हेलस्टोन ब्लास्ट प्रूफ ग्लास से टकराता है। उसके बाद लगातार हेलस्टॉर्म शुरू हो जाता है, जैसे गोलियां बरस रही हों, साथ में हाउलिंग गेल। टेम्परेचर तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट फ्लैश होता है। ब्रेकिंग कैटास्ट्रॉफिक पोलर वॉर्टेक्स इवेंट ग्लोबल टेम्परेचर्स को अगले 3 आवर्स में 50 डिग्री तक गिरा रहा है। सभी नागरिक तुरंत घर लौटें। ये ड्रिल नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स में दुनिया का रंग बदल जाता है। विंड और स्नो सड़कों को चीर रहे हैं।
ये सॉफ्ट रोमांटिक स्नो नहीं, रेजर शार्प आइस शार्ड्स हैं जो हर एक्सपोज चीज को काट रहे हैं। मैं फोर्ट्रेस के मॉनिटरिंग रूम में बैठा हूँ, डजन्स लाइव स्क्रीन्स पर बाहर की दुनिया को देख रहा हूँ। फैक्ट्री आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन हाई डेफिनेशन कैमरास से दूर हाईवे का कार्नेज साफ दिख रहा है। रोड कुछ ही मिनटों में ब्लैक आइस से कवर हो जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर ऑलरेडी 30 डिग्री से नीचे जा चुका है और हर मिनट 1 डिग्री गिर रहा है। उधर एक हाई एंड डाउनटाउन अपार्टमेंट में स्टेला अपनी नई कश्मीर ब्लैंकेट में लिपटी हुई है, फिर भी बुरी तरह कांप रही है। उसका फ्लॉलेस चेहरा अब डेथली पेल हो चुका है, लिप्स पर्पल पड़ रहे हैं। पूरे बिल्डिंग का हीटिंग सिस्टम क्रैश हो गया है, पाइप्स बर्स्ट हो चुके हैं, इंडोर टेम्परेचर 5 तक गिर चुका है। कुछ करो, हम फ्रीज होकर मर जाएंगे। वो ट्रॉय को धक्का देती है। चिल्लाना बंद करो, मुझे भी ठंड लग रही है। ये वेदर इतना जल्दी कैसे बदल गया? हैंड वार्मर्स ढूंढो जल्दी। दोनों हर ड्रॉर हर बैग खंगालते हैं। कुल मिलाकर 10 से भी कम हैंड वार्मर्स बचते हैं, पूरी रात के लिए काफी नहीं। वेट, डेमियन। अचानक ट्रॉय की आंखों में रियलाइजेशन चमक उठता है। डेमियन के पास पैसे हैं, वो कहीं होटल में होगा या हीटिंग गियर खरीद चुका होगा। जल्दी कॉल करो उसे। स्टेला इस उम्मीद को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। उंगलियां कांप रही हैं जैसे आखिरी सहारा हो। वो मेरा नंबर डायल करती है। वी आर सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। स्टेला गुस्से में फोन को सोफा पर फेंक देती है। उस हरामी ने फोन बंद कर दिया। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। रुको, उसने वेस्टर्न सबर्ब्स का जिक्र किया था। कहा था उसने वहां एक फैक्ट्री रेंट की है, वो वहीं छिपा होगा। हमें अभी जाना होगा। ट्रॉय घबराकर कहता है, इस ब्लिजर्ड में हम रास्ते में ही मर जाएंगे। स्टेला चीखती है, अगर नहीं गए तो वैसे भी मर चुके हैं। दोनों अपने पास के हर कपड़े को लेयर्स में पहन लेते हैं, मुश्किल से नीचे उतरते हैं और कार में घुसते हैं। ड्राइव, वेस्टर्न सबर्ब्स। और जब मिल जाए उसे घुटनों पर गिराकर मुझसे माफी मंगवाऊंगी। उधर वेस्टर्न सबर्ब्स में मैं सर्वेलेंस फीड के एक कोने को देख रहा हूँ। कुछ स्ट्रे डॉग्स एक साथ सिकुड़ कर बैठे हैं, कांपते हुए। अचानक उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनके फैंग्स मेरी आंखों के सामने बढ़ने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं, ये परमाफ्रॉस्ट ज़ॉम्बी वायरस है। मैं टाइम चेक करता हूँ। मेरे हिसाब से स्टेला और ट्रॉय को यहाँ पहुंचने में करीब 2 आवर्स लगेंगे, अगर वो रास्ते में फ्रीज नहीं हो गए या ज़ॉम्बीज ने खा नहीं लिया। मैं हल्की मुस्कान के साथ उठता हूँ। होप दे मेक इट, ये शो ऑडियंस डिजर्व करता है। मैं कंट्रोल पैनल तक चलता हूँ और रेड बटन दबाता हूँ। कॉम्बैट डिफेंस मोड लेवल 1 एक्टिवेट। आउटर पेरीमीटर का हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ब्लू आर्क्स बिजली की तरह क्रैकल करते हैं, ब्लिजर्ड के बीच एक डेडली वेब की तरह फैलते हुए, अपने शिकार का इंतजार करते हुए। और उस वेब के पीछे खड़े होकर मैं स्टॉर्म की तरफ वाइन ग्लास उठाता हूँ, एक शांत टोस्ट। ब्लिजर्ड अब वाइट कैटास्ट्रोफी बन चुका है। विजिबिलिटी पाइंट्स एम से भी कम है। हवा ऐसे चिल्ला रही है जैसे 10,000 स्टील ब्लेड्स हवा को चीर रही हों। एक वाइट BMW X5 आधे मीटर बर्फ में डूबी रोड पर ड्रंक आदमी की तरह लड़खड़ाते हुए चल रही है। हम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? तुमने कहा था सिर्फ 20 किलोमीटर है, स्टेला चिल्लाती है। चुप रहो। ट्रॉय का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हाथ नम हो चुका है, ब्लू पर्पल फ्रॉस्ट बाइट के साथ। नेविगेशन कह रहा है हम पास हैं, बस रोड दिख नहीं रही। अचानक एक शार्प क्रैक, कार झटके से नीचे गिरती है और इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है। अंडर कैरेज रोड के बीच जमी हार्ड आइस रिज में फंस गया है। इस टेम्परेचर में ड्राइव शाफ्ट ब्रिटल होकर स्नैप हो चुका है। कार डेड। ट्रॉय स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारता है। फ्रोजन लेदर पर हाथ लगते ही दर्द से दांत भींच लेता है। स्टेला चीखती है, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? यूजलेस ट्रैश, बाहर निकलो। आगे वो डार्क शेप दिख रहा है, वही फैक्ट्री है। दोनों ब्लिजर्ड के बीच प्रैक्टिकली घुटनों पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार फैक्ट्री का हल्किंग सिलुएट उनके सामने उभरता है, लेकिन जो वो देखते हैं वो उन्हें रोक देता है। ये कोई अबैंडन्ड फैक्ट्री नहीं, ये एक स्टील फोर्ट्रेस है। डेमियन, मुझे पता है तुम अंदर हो, डोर खोलो। स्टेला मैसिव स्टील डोर पर दोनों हाथों से पाउंडिंग शुरू कर देती है। अंदर मैं लेदर सोफा पर आराम से बैठा हूँ, सामने सर्वेलेंस स्क्रीन्स की पूरी दीवार। गेट पर 2 वीक रेड हीट सिग्नेचर्स चिपकी हुई हैं, जैसे 2 बेकार मक्खियां। मैं अपनी वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमाता हूँ। पास रखे कॉपर पॉट में क्रिम्सन ब्रॉथ उबल रहा है। ट्राइप के पीसेज उसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं, हवा में स्पाइसी खुशबू भरते हुए। सिस्टम एक्सटर्नल स्पीकर एक्टिवेट करो। एक्टिवेटेड। मैं आराम से बोलता हूँ, कौन है? रात के बीच में डोर पीट रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। बाहर स्टेला लगभग टूट जाती है। डेमियन, मैं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। डोर खोलो, बाहर फ्रीजिंग है, हम मर जाएंगे। मैं चॉपस्टिक से एक पीस उठाता हूँ, फिर रुकता हूँ। सॉरी, कौन है बाहर? स्टेला का गला भर आता है। वो बाहर ठंड में मर रही है और मैं अंदर हॉट पॉट खा रहा हूँ। मुझे पता है तुम सुन रहे हो, मैं स्टेला हूँ। डोर खोलो, अंदर आने दो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग था। मैं चॉपस्टिक्स रखता हूँ, माइक उठाता हूँ। थप्पड़ मिसअंडरस्टैंडिंग था? मुझे घर से निकालना मिसअंडरस्टैंडिंग था? या मुझे डोर के बाहर मरने के लिए छोड़ देना, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था? स्टेला कांपते हुए कहती है, वो सब गुस्से में कहाँ था? डेमियन, तुम आदमी हो, इतने पेटी क्यों हो? मैंने गलती की, मानती हूँ, अब अपोलोजाइज कर रही हूँ। क्या वो काफी नहीं?
मैं हल्की हंसी के साथ जवाब देता हूँ, अगर अपॉलॉजी से सब सॉल्व हो जाता तो लॉज की जरूरत ही नहीं होती। तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम है ना? ये डोर तुम्हें रोक रहा है, क्लियर करो इसे। ठीक है, अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोलूंगी, और बाद में मेरे पास मत आना। स्टेला की आंखों में ठंडी गुस्से की चमक दौड़ती है। वो गहरी सांस लेती है, हालांकि उसकी उंगलियां आधी जमी हुई हैं, ठीक से काम भी नहीं कर रही। वो अपनी पूरी ताकत से स्टील डोर पर हाथ मारती है। उसके शरीर में एनर्जी सर्ज करती है। क्लियर। एक तेज लाल रोशनी उसके हाथ से निकलकर पूरी ताकत से डोर पर टकराती है, लेकिन डोर गायब नहीं होता। इसके बजाय वो रेड लाइट किसी इनविजिबल दीवार से टकराकर सीधा वापस उछल जाती है। शॉक वेव स्टेला के हाथ को सुन्न कर देती है। वो पीछे गिरती है और बर्फ में जोर से जा गिरती है। सिस्टम वार्निंग, टारगेट डेंसिटी एक्सीड्स थ्रेशोल्ड, टारगेट इज रीइंफोर्स्ड बाय हाई लेवल एनर्जी, फोर्स्ड रिमूवल विल कंज्यूम लाइफ फोर्स। मेरी हंसी स्पीकर से क्रैकल होती है, बिल्कुल बिना रहम के। एक बात बताऊं, वो डोर एरोस्पेस ग्रेड अलॉय से बना है, 5 मिलियन का, और लगता है मेरा सिस्टम नेचुरली तुम्हारे सिस्टम को काउंटर करता है। तुम्हारी क्लियर एबिलिटी किसी भी चीज को छू भी नहीं सकती, जिसे मेरा हॉट सिस्टम रीइंफोर्स कर चुका है। स्पीकर से एक हल्की हिस की आवाज आती है और कनेक्शन कट हो जाता है। उसी पल गेट के ऊपर लगे फ्लड लाइट्स अचानक जल उठते हैं। 2 ब्लाइंडिंग बीम्स सीधे उनके चेहरों पर पड़ती हैं। वो आंखें तक नहीं खोल पाते। स्टेला बर्फ में बैठी है, ठंड उसकी हड्डियों तक घुस रही है, और वो उस डोर को देख रही है जो उसके लिए कभी नहीं खुलेगा। पहली बार उसकी जिंदगी में उसे असली डिस्पेयर महसूस होता है। आधा घंटा गुजर जाता है। स्टेला और ट्रॉय वहीं पड़े रहते हैं, इसलिए नहीं कि वो जाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वो जा नहीं सकते। कार ऑलरेडी डेड है, और इस सुनसान जगह से वापस पैदल जाना सीधा मौत को बुलाना है। तभी उनके सिर के ऊपर कहीं से एक मैकेनिकल हम की आवाज आती है। वो मुश्किल से ऊपर देखते हैं। दीवार से करीब 3 मीटर ऊपर एक वेंटिलेशन डक्ट धीरे धीरे खुलता है, और उसमें से एक ऐसी खुशबू निकलती है, इतनी रिच, इतनी ओवरपावरिंग, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। बीफ टैलो हॉट पॉट ब्रॉथ, सिमरिंग लैम्प की खुशबू और फ्रेश स्कैलियन की हल्की सी सुगंध। इस सड़ी हुई, जमी हुई दुनिया में ये खुशबू किसी हेवनली टेम्पटेशन से कम नहीं। स्टेला अनजाने में निगलती है। उसका गला सूख कर जल रहा है। ट्रॉय के पेट से जोर की आवाज निकलती है, भूख लगी है। वही आवाज फिर गूंजती है, स्मूथ लेकिन निर्दयी। मैं 2nd फ्लोर टेरेस पर खड़ा हूँ, हाथ में आधा खत्म हॉट पॉट का बोल, और नीचे उन दोनों डाइंग फिगर्स को देख रहा हूँ, जैसे कोई स्ट्रे डॉग्स को स्क्रैप्स के लिए भीख मांगते देख रहा हो। ट्रॉय आखिर टूट जाता है। डिग्निटी, प्राइड, सब बेकार हो जाते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के सामने। वो बर्फ में घुटनों पर गिरता है और मेरी तरफ झुक झुक कर काउटाउ करने लगता है। प्लीज, बस एक बाइट, एक SIP हॉट ब्रॉथ। मैं हल्की मुस्कान के साथ चॉपस्टिक्स उठाता हूँ, एक फ्रेशली कुक्ड बीफ स्लाइस पकड़ता हूँ और कैजुअली छोड़ देता हूँ। वो सीधे उनके सामने बर्फ में गिरता है, गंदी स्लश में दब जाता है। ट्रॉय इंस्टिंक्ट से उसकी तरफ झपटता है, लेकिन स्टेला उससे तेज है। ये वही औरत है जो पहले एवियन वाटर के अलावा कुछ नहीं पीती थी, और अब एक वाइल्ड एनिमल की तरह उस गंदे मांस के टुकड़े को छीनकर सीधे मुंह में ठूंस लेती है। वो अभी भी गर्म है, उसकी जीभ जल जाती है, लेकिन वो थूकती नहीं, बिना चबाए निगल जाती है। गुड। स्टेला रोते हुए सिर हिलाती है। उसकी हालत कैसी दिख रही है उसे खुद पता नहीं। तुम्हें पसंद आया? और लो, मैं ऊपर से लेफ्ट ओवर्स का पूरा बेसिन उठा लेता हूँ। बोन्स, पेपरकॉर्न्स, चिली स्किन्स और कुछ सड़े हुए पत्ते, और सब कुछ सीधे नीचे उनके शेल्टर में उंडेल देता हूँ। स्कॉल्डिंग लिक्विड जमीन पर गिरते ही -40 DG में तुरंत फ्रीज हो जाता है। एक सॉलिड आइस शीट बन जाती है। जहां वो मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, वो जगह अब स्केटिंग रिंक बन चुकी है। मैं बिना किसी इमोशन के कहता हूँ, अब जब खा लिया है तो भागो। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम ने कुछ विजिटर्स डिटेक्ट किए हैं। लगता है स्मेल उन्हें यहाँ खींच लाई है। वो कुछ समझ पाएं उससे पहले। सामने ब्लिजर्ड के अंदर कई ग्लोइंग ग्रीन आईज एक साथ जल उठती हैं। एक लो गटरल ग्राउल हवा के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी डॉग्स। ट्रॉय सबसे पहले रिएक्ट करता है। वो स्टेला का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फ बन चुकी है। दोनों के पैर एक साथ फिसलते हैं और वो सीधे मुंह के बल बर्फ में जा गिरते हैं। बस वही एक गलती काफी होती है। पहला ज़ॉम्बी डॉग उन पर टूट पड़ता है। एक म्यूटेटेड टिबेटन मैस्टिफ, बैल जितना बड़ा, सड़ा हुआ मांस बर्फ से जड़ा हुआ। उसके खुले जबड़े ट्रॉय की जांघ पर जोर से बंद हो जाते हैं। ट्रॉय की चीख हवा चीर देती है, जैसे कोई जिंदा आदमी काटा जा रहा हो। उसी एक पल में उसकी आंखों में कुछ ठंडा और कैलकुलेशन भरा चमकता है। वो बिना हेजिटेशन स्टेला को पकड़ता है, उसे सीधे उस क्रीचर के जबड़ों में धक्का दे देता है और उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करके खुद दूर लुढ़क जाता है। तुम क्या कर रहे हो? स्टेला की चीख प्योर टेरर से भरी होती है। वो मैसिव सड़ा हुआ जबड़ा अब उसकी तरफ झपट रहा है, सीधे उसके गले पर। लाइफ और डेथ, बस एक पल का फर्क, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर इमोशन को कुचल देता है।
स्टेला की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। उसकी नज़र उस ह्यूज डॉग हेड पर टिक जाती है जो सीधे उसके चेहरे की तरफ आ रहा है। उसके माइंड में रेड आइकॉन पागलों की तरह ब्लिंक करता है। डिसअपियर, वो अंदर ही अंदर चीखती है। इस बार टारगेट कोई स्टील डोर नहीं, एक लिविंग क्रीचर है, टिबेटन मास्टिफ की खोपड़ी। स्टेला की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर अचानक एक्सप्लोड होकर एग्जिस्टेंस से मिट जाती है। एक पल पहले जहां उसका सिर था वहां अब खाली जगह है। बाकी आधा हेडलेस बॉडी इनर्शिया से स्टेला पर गिरता है, उसे लगभग कुचल देता है, लेकिन वो बच जाती है और उसी पल उसे समझ आता है उसका सिस्टम डोर्स नहीं खोल सकता, लेकिन इस तरह की चीजों के खिलाफ ये पूरी तरह लीथल है। ऊपर टेरेस पर खड़ा मैं बिनोक्यूलर्स नीचे करता हूँ। मेरी आंखों में हल्की अम्यूजमेंट की झलक आती है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि स्टेला ने सिचुएशन पलट दी। उसके पास एस रैंक कम्बैट एबिलिटी है। अगर वो इतनी आसानी से मर जाती तो आगे के खेल में मजा ही क्या रहता। जब ये खुद नहीं जाएंगे तो मैं इन्हें रास्ता देता हूँ। मेरी आवाज फिर गूंजती है। 200 मीटर ईस्ट एक सिक्योरिटी बूथ है, पुराना गार्ड का ठिकाना। ग्लास टूटा हुआ है लेकिन रूफ है। वही तुम्हारा एकमात्र चांस है आज रात सर्वाइव करने का। विंडो बंद हो जाती है, लाइट्स ऑफ। डार्कनेस में सिर्फ 2 कांपते हुए फिगर्स बचते हैं और उनके चारों तरफ धीरे धीरे बढ़ती ग्लोइंग ग्रीन आइज की रिंग। मूव। सिक्योरिटी बूथ। स्टेला डॉग के कारकेस को धक्का देती है और किसी तरह खड़ी होती है। वो ट्रॉय की तरफ देखती तक नहीं, उसने वो धक्का नहीं भूला। ज़ॉम्बी डॉग्स के पैक के क्लोज होने से ठीक पहले दोनों क्रॉल करते हुए उस टूटे हुए सिक्योरिटी बूथ की तरफ भागते हैं। बूथ छोटा है, चारों तरफ से हवा अंदर आ रही है। आधे विंडोज पहले से टूटे हुए हैं, डोर ठीक से बंद नहीं होता, लेकिन बाहर की खुली बर्फीली मौत के मुकाबले ये जगह थोड़ी सी राहत देती है। वो लकड़ी के टुकड़ों और फटे हुए न्यूज़पेपर से ओपनिंग्स ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, फिर डस्टी फ्लोर पर गिरकर हाँफते हैं। ट्रॉय हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम ठीक हो? उसके चेहरे पर फोर्स्ड स्माइल है। मैं पहले तुम्हें धक्का देने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें बचाने के लिए। गलत मत समझना, दूर रहो मुझसे। स्टेला ठंडे अंदाज में उसका हाथ झटक देती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी हैं, आइस कोल्ड। अभी जो हुआ उसके बाद उसकी वो इनोसेंट डेलिकेट फसाड पूरी तरह टूट चुकी है और उसके पीछे से निकलता है प्योर सेल्फिश कैलकुलेशन। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ट्रॉय। मैंने तुम्हें इसलिए रखा था क्योंकि तुम गुड लुकिंग और स्मार्ट थे, लेकिन अभी तुम बेकार हो। अब से अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा सिर भी उसी तरह उड़ा दूंगी जैसे उन डॉग्स का उड़ाया। ट्रॉय सख्त हो जाता है। वो स्टेला के खून से सने चेहरे को देखता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए वेनम चमकता है, फिर दब जाता है। उसे पता है अब पावर स्टेला के पास है, क्लियर सिस्टम उसके हाथ में है और वो उसे बिना एफर्ट के मिटा सकती है। उसके पास एंड्योर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। भूख फिर से हावी होने लगती है। पहले मिला वो छोटा सा बीफ का टुकड़ा कब का खत्म हो चुका है। ये ब्रूटल कोल्ड उनके शरीर की हर कैलोरी को खा रहा है। स्टेला धीरे से कहती है, इधर देखो, कोई यहाँ रहता था, शायद कुछ खाने को मिल जाए। ट्रॉय तुरंत उठता है, खुद को यूजफुल साबित करने के लिए बूथ के कचरे में सर्च करने लगता है। काफी देर बाद जब वो लगभग हार मान चुका होता है, बेड के नीचे एक कोने में उसके हाथ को कुछ हार्ड चीज लगती है। वो उसे बाहर खींचता है। एक सॉसेज लिंक जो किसी गैप में गिरा हुआ था। उसका केसिंग एक जगह से कटा हुआ है और वो पूरी तरह जमी हुई है, जैसे लाल पत्थर का टुकड़ा। ट्रॉय के लिए ये प्राइसलेस है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। वो तुरंत उसे अपनी जैकेट के अंदर छिपाने की कोशिश करता है। इसे यहाँ दो। स्टेला की ठंडी आवाज पीछे से गूंजती है। अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी हथेली में हल्की लाल चमक धड़क रही है। वार्निंग साफ है। ट्रॉय दांत भींचता है और सॉसेज उसे दे देता है। स्टेला उसे झपट कर पकड़ती है और उसे बांटने का उसका कोई इरादा नहीं। वो रैपर फाड़ती है, जर्म्स की परवाह किए बिना सीधा काटती है। जमी हुई सॉसेज उसके मसूड़ों को काट देती है। खून निकलता है, लेकिन स्टार्च और मीट का टेस्ट उसे आधा पागल कर देता है। वो कुछ ही बाइट्स में उसका 2/3 खा जाती है। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचता है। ट्रॉय की डेस्परेट डॉग जैसी आंखों को देखकर स्टेला ठंडी हंसी छोड़ती है और वो बचा हुआ टुकड़ा उसकी तरफ ऐसे फेंकती है जैसे किसी भिखारी को स्क्रैप्स दे रही हो। खुद को लकी समझो, अब से जो भी तुम पाओगे पहले मेरे पास आएगा। तुम्हारे लिए बस मेरे लेफ्टओवर्स हैं। ट्रॉय उस गंदे टुकड़े को उठाता है, प्लास्टिक केसिंग समेत मुंह में डालकर चबा जाता है। उसका सिर नीचे झुका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई नफरत कोई नहीं देख पाता। स्टेला, बस इंतजार करो। जिस दिन मुझे पावर मिल गई या ये बर्फ रुकी, उस दिन तुम पछताओगी। इसी बीच 200 मीटर दूर मेरे सेफ हाउस के बेसमेंट में मैं हीटेड व्हर्लपूल बाथ में फैला हुआ हूँ, हाथ में टैबलेट। पब्लिक इंटरनेट बंद हो चुका है, लेकिन मेरा मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर अभी भी दुनिया भर के सिग्नल्स पकड़ रहा है। स्क्रीन पर ग्लोबल हेडलाइंस स्क्रॉल हो रहे हैं। न्यूयॉर्क इमरजेंसी में, मैनहट्टन बर्फ में कैद, टोक्यो रायट्स में डूबा हुआ, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस साइलेंट और चाइना से इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट,
हाईएस्ट लेवल प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। हर रीजन में ऑफिशियल शेल्टर्स ओपन, लोकल शेल्टर लोकेशन, सिटी स्पोर्ट्स सेंटर। मैं उन कोऑर्डिनेट्स को घूरता हूँ, टब के किनारे पर उंगली से टैप करते हुए। पिछली लाइफ में यही जगह शुरुआती दिनों का सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड थी, लेकिन लोगों की भीड़ ने सप्लाईज जल्दी खत्म कर दी। मैनेजमेंट केओस में चला गया और 1 महीने के अंदर ग्रैनरी रायट फूट पड़ा। टेंस ऑफ थाउजेंड्स मारे गए और वहीं स्टेला अपनी एबिलिटी के कारण सिर्फ एक टूल बनकर रह गई। हर दिन आइस कवर्ड रोड्स क्लियर करने के लिए मजबूर, बदले में आधा स्टीम्ड बन। लगता है हिस्ट्री नहीं बदली। मैं न्यूज बंद करता हूँ और सिस्टम इंटरफेस खोलता हूँ। टोटल स्टॉक पाइल 32,000 टन्स। सिस्टम लेवल LV1, एक्सपीरियंस 10%, अपग्रेड रिक्वायरमेंट टन्स लेवल 1 ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर्स। मैं टब से उठता हूँ। पिछली लाइफ में लोगों को तीसरे महीने पता चला था कि ज़ॉम्बी स्कल्स के अंदर क्रिस्टल कोर्स होते हैं जिनसे एबिलिटीज अपग्रेड होती हैं। लेकिन मुझे अभी पता है ज्यादातर ज़ॉम्बीज अभी इवॉल्व नहीं हुए, लेकिन म्यूटेटेड एनिमल्स जैसे वो डॉग्स, उनके पास कोर्स होने का चांस हाई है। स्टेला, तुमने बड़ी गलती की। वो डॉग को मारने में इतनी बिजी थी कि असली प्राइज बर्फ में छोड़ दिया। वो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं खुद को सुखाता हूँ, लाइट वेट नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट पहनता हूँ, टैक्टिकल एक्स उठाता हूँ और बाहर निकलने का फैसला करता हूँ। इस ब्लिजर्ड की पहली रात मेरा पहला विंडफॉल कलेक्ट करने का समय आ गया है और शायद ये भी चेक कर लूं कि वो दोनों गार्ड डॉग्स सिक्योरिटी बूथ में जिंदा हैं या फ्रीज हो चुके हैं। सुबह 3 बजे ब्लिजर्ड थोड़ा शांत होता है, लेकिन टेम्परेचर अब भी 50 DGC पर अटका हुआ है। ये डेड जोन है जहां स्टील भी ग्लास की तरह ब्रिटल हो जाता है, एक हल्के झटके में टूट सकता है। लेकिन इस जमी हुई बंजर जमीन पर एक डार्क फिगर मूव कर रहा है। ये वही गियर है जिसके लिए मैंने फॉर्च्यून खर्च किया था। ग्राफीन फैब्रिक की थिन लेयर माइक्रो हीटिंग फिलामेंट्स के साथ मेरी स्किन को कांस्टेंट 22 डिग्री पर रखती है। हेलमेट में इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन है। रेस्पिरेटर हवा में मौजूद परमाफ्रॉस्ट ज़ोंबी वायरस को फिल्टर करता है। मेरे हाथ में मैट ब्लैक टैक्टिकल एक्स है। हर कदम पर बर्फ में क्रिस्प क्रंच की आवाज आती है। 50 मीटर आगे वही ज़ॉम्बी डॉग पैक अब भी मौजूद है जिसने स्टेला पर हमला किया था। वो सिक्योरिटी बूथ को घेर कर घूम रहे हैं। कभी कभी उनके क्लॉज मेटल वॉल्स पर स्क्रैप करते हैं, जिससे एक डरावनी आवाज हवा में गूंजती है। कुल 7 हैं थर्मल इमेजिंग डिस्प्ले के थ्रू। मैं हर टारगेट को कामली मार्क करता हूँ। ये ज़ॉम्बी डॉग्स विशियस हैं, लेकिन अभी अपने सबसे कमजोर मोमेंट में हैं। एक्सट्रीम कोल्ड ने इन्हें मारा नहीं, लेकिन इनके जॉइंट्स को जैम कर दिया है। ये कम से कम 30% स्लो मूव कर रहे हैं। यही मौका है। मैं स्नोबैंक के पीछे से बर्स्ट करता हूँ, एक काली बिजली की तरह। पहला ज़ॉम्बी डॉग अभी भी बूथ पर ग्राउल कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आता क्या आने वाला है। मेरा एक्स पहले पहुंचता है। किल लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +5। आवाज होते ही बाकी 6 अलर्ट हो जाते हैं। लीड डॉग, सबसे बड़ा म्यूटेटेड टिबेटन मास्टिफ, अपनी ग्लोइंग ग्रीन आंखों से मुझे लॉक करता है और टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो आधा मीटर दूर आता है, जॉज खोलकर मेरे गले पर झपटता है। मैं फुसफुसाता हूँ, टेक इट। मेरा लेफ्ट हैंड जमीन की तरफ स्नैप करता है। उसी पल उसके पैरों के नीचे 2 मीटर चौड़ा थिक आइस स्लैब और उसके नीचे की फ्रोजन अर्थ एकदम वैनिश हो जाती है। ये ट्रैप टेक्निक मैंने खुद डेवलप की थी। जहां सॉलिड ग्राउंड था, वहां अचानक 3 मीटर गहरा पिट खुल जाता है। मास्टिफ का मोमेंटम उसे सीधा नीचे पटक देता है। बोन ब्रेकिंग इम्पैक्ट के साथ एक जोर की क्रैक आवाज ऊपर तक गूंजती है। मैं बिना रुके उसके पीछे कूदता हूँ। टैक्टिकल एक्स हवा में हाफ मून आर्क बनाता है और उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है। किल एलीट ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +20, आइटम ड्रॉप्ड, लेवल 1 पावर क्रिस्टल कोर। एक शार्प सेटिस्फैक्शन का रश आता है, लेकिन टाइम नहीं है। बाकी 5 अभी ऊपर हैं। मैं क्राउच करता हूँ, डिस्गस्ट दबाते हुए ग्लव्स पहने हाथ शैटर्ड स्कल के अंदर घुसाता हूँ, सर्च करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में एक नेल जितना छोटा क्रिस्टल निकालता हूँ, फेंट रेड ग्लो के साथ। यही है अपोकलिप्स की असली करेंसी, क्रिस्टल कोर, ज़ॉम्बी पावर का सोर्स और ह्यूमन एवोल्यूशन की। पिछली लाइफ में एक लेवल 1 क्रिस्टल कोर, शॉर्ट थॉट्स 1 टन राइस। ऊपर खड़े बाकी डॉग्स भौंक रहे हैं, लेकिन डेप्थ उन्हें नीचे आने नहीं देती। मैं ऊपर देखता हूँ, हल्की ठंडी मुस्कान के साथ। जल्दी मत करो, एक एक करके तुम सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो। मैं एक थॉट से सब स्पेस से मॉडिफाइड नेल गन निकालता हूँ, हाई प्रेशर गैस सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ। अगले 5 मिनट्स एक साइडेड स्लॉटर। मैं पिट से बाहर निकलता हूँ, हर कारकैस चेक करता हूँ। गुड हॉल, टोटल 3 क्रिस्टल कोर्स। फिर मेरी नजर पास के सिक्योरिटी बूथ पर जाती है। साइलेंस। मैं डोर को किक करता हूँ। अंदर सिर्फ कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो हाईवे की तरफ जाते हैं। दीवार पर नाखून से स्क्रैच किया हुआ मैसेज, डेमियन जस्ट यू वेट। मैं तिरस्कार भरी हंसी छोड़ता हूँ। इस एपोकलिप्स में जिंदा रहना अक्सर मरने से ज्यादा पेनफुल होता है, खासकर उनके लिए जिनका ईगो पहाड़ जितना और जिंदगी कागज जितनी फ्रेजाइल है। मैं मुड़ता हूँ और स्टॉर्म में गायब हो जाता हूँ। अगला डेस्टिनेशन सिटी सेंटर का फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल। वहां सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। एंटी वायरल सीरम,
जब स्टेला 2 सॉसेज के टुकड़ों के लिए अपनी डिग्निटी बेच रही है, मैं अपने ऑल टेरेन स्नोमोबाइल पर फुल स्पीड से शहर के रुइंस के ऊपर दौड़ रहा हूँ। जो सड़कें कभी लाइफ से भरी थीं, अब मीटर्स थिक बर्फ के नीचे दबी हैं। मैं स्ट्रीट लाइट टॉप्स के लेवल पर राइड कर रहा हूँ। नीचे आइस के अंदर काउंटलेस व्हीकल्स और बॉडीज फ्रोजन हैं, जैसे कोई विशाल एम्बर म्यूजियम। हॉस्पिटल बिल्डिंग अंधेरे में खड़ा है, उसकी ज्यादातर विंडोज शैटर्ड हैं। एंट्रेंस प्लाजा पूरी तरह फ्रोजन ज़ॉम्बीज से भरा है, वॉल टू वॉल। कुछ रजिस्ट्रेशन क्यू में खड़े हुए पोज में, कुछ भागते हुए, सब फ्रीज हो गए ठंड और डेस्परेशन के बीच। लेकिन मुझे पता है ये मरे नहीं हैं। जैसे ही इन्हें लिविंग बॉडी की हीट महसूस होगी, ये इंस्टेंटली जाग जाएंगे। सिस्टम साइलेंट फील्ड एक्टिवेट। मैं थोड़ी एनर्जी खर्च करके अपने आसपास 1 मीटर का साउंड डैम्पनिंग लेयर बना लेता हूँ और गेको की तरह मूव करता हूँ। मेन लॉबी अवॉइड करने के लिए मैं ग्रैपलिंग हुक यूज करता हूँ। सीधा ऊपर क्लाइम करता हूँ और 3rd फ्लोर की विंडो तक पहुंचता हूँ। ग्लास तोड़कर अंदर घुसता हूँ। 3rd फ्लोर, फार्मेसी। मैं खिड़की से अंदर फिसल जाता हूँ। यहाँ ज़ॉम्बीज बहुत कम हैं, बस कुछ म्यूटेटेड फिगर्स नर्स यूनिफॉर्म्स में बिना दिशा के भटक रहे हैं। टैक्टिकल एक्स बाहर। मैं बिना आवाज किए आगे बढ़ता हूँ। 2 साफ वार खत्म। मैं फार्मेसी शेल्व्स के पास पहुंचता हूँ। सब ले लो। मेरा हाथ एक झटके में घूमता है। दवाइयों की कतारें पल भर में गायब हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटोरीज, पेन किलर्स, इंसुलिन, ब्लड प्रेशर मेड्स, क्या है फर्क पड़ता है? पहले कलेक्ट, बाद में सॉर्ट। आधे रास्ते में ही नीचे से अचानक गन फायर गूंज उठती है। रात की खामोशी में वो किसी थंडर क्लैप जैसा लगता है। मैं भौं सिकोड़ता हूँ और खिड़की से नीचे झांकता हूँ। 2 मॉडिफाइड आर्मर्ड व्हीकल्स हॉस्पिटल गेट तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं और प्लाजा में आकर रुकते हैं। 7-8 हेविली आर्म्ड थग्स बाहर कूदते हैं, AK-47 और शॉटगन से ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए। मूव, मेन डोर्स उड़ा दो, बॉस ने कहा है। हमें बस ब्लड बैंक, प्लाज्मा और फार्मेसी मेड्स चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। मजल फ्लैश की रोशनी में उनका स्कार्ड लीडर गरजता है। मैं उनकी गाड़ियों पर बना एम्बलम पहचान लेता हूँ, ब्लैक शार्क गैंग। तो इन्हें भी मेडिसिन की वैल्यू समझ आ गई है। मैं भागने की जल्दी नहीं करता, उल्टा खिड़की के पास आराम से टिककर ब्लाइंड्स के पीछे से नीचे का शो देखने लगता हूँ। ब्लैक शार्क गैंग के पास जबरदस्त फायर पावर है और ठंड की वजह से ज़ॉम्बीज स्लो हैं, इसलिए वो जल्दी रास्ता साफ करके सीधे लॉबी एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने एक घातक गलती कर दी है, शोर। सिर्फ प्लाजा के ज़ॉम्बीज नहीं, आसपास के ब्लॉक्स और हॉस्पिटल बेसमेंट में जो भी छिपा है, सब जाग चुका है। अचानक फ्लोर फट पड़ता है। 3 मीटर से भी ऊंचा एक मैसिव ज़ॉम्बी, लोहे जैसे रंग की स्किन और मांसपेशियों से भरा शरीर, अंडरग्राउंड पार्किंग को तोड़कर बाहर निकलता है। ये आम ज़ॉम्बीज जैसा दुबला पतला नहीं, ये रॉ पावर से भरा हुआ है। एक लिविंग हल्क, लेवल 2 म्यूटेंट, टायरेंट स्ट्रेंथ टाइप। मेरी आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। इतनी जल्दी लेवल 2 म्यूटेंट? हॉस्पिटल जैसे डेथ जोन में मॉन्स्टर्स तेजी से इवॉल्व होते हैं। ये क्या चीज है? ब्लैक शार्क गैंग डर से जम जाता है। अगले ही पल कई AKs एक साथ फायर करती हैं। गोलियां टायरेंट से टकराकर बस हल्का खून निकालती हैं। मसल पेनिट्रेट ही नहीं होता। टायरेंट दहाड़ता है, पास का हॉस्पिटल बेड उठाता है और फ्रिस्बी की तरफ फेंक देता है। 2 थग्स तुरंत कुचल जाते हैं। पूरा सीन केओस में बदल जाता है। जो अभी तक दबंग बन रहे थे, अब चीखते हुए भाग रहे हैं। परफेक्ट। मेरी आंखों में चमक आ जाती है। मुझे ब्लैक शार्क गैंग की परवाह नहीं। मुझे चाहिए टायरेंट का लेवल 2 क्रिस्टल कोर। वो मुझे सीधे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है और शायद नई एबिलिटी भी अनलॉक कर दे, टॉप टियर ड्रॉप। और वो आर्मर्ड व्हीकल्स भी काम के हैं। मैं इंतजार करता हूँ गैंग टायरेंट को वीकन करे और टायरेंट गैंग को खत्म करे। 5 मिनट बाद लॉबी में सन्नाटा छा जाता है। ब्लैक शार्क गैंग खत्म, टायरेंट भी बुरी तरह घायल। मैं तीसरी मंजिल से कूदता हूँ। हवा में ही सब स्पेस से TNT एक्सप्लोसिव्स निकालता हूँ। फ्यूज पहले से जल रहा है। ये लो, एक गिफ्ट। मैं एंगल एडजस्ट करता हूँ और बंडल सीधे टायरेंट के खुले मुंह में फेंक देता हूँ। उसकी इंस्टिंक्ट काम करती है, वो इसे खाना समझकर काट लेता है। मैं जमीन पर लुढ़कते हुए इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करता हूँ और एक मोटे सपोर्ट कॉलम के पीछे कूद जाता हूँ। एक्सप्लोजन पूरे बिल्डिंग को हिला देता है। धूल बैठने पर एक विशाल सिर कटा शरीर जमीन पर पड़ा है। मैं धीरे से आगे बढ़ता हूँ, रैकेज में तलाश करता हूँ और आखिरकार जले हुए मांस के बीच एक अखरोट के आकार का डीप ब्लू ग्लो करता हुआ क्रिस्टल मिलता है। क्रिस्टल कोर एक्वायर्ड, लेवल 2 पावर, क्रिस्टल कोर X1, हाई प्यूरिटी एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड, अब्सॉर्ब एंड अपग्रेड नाउ। हाँ, क्रिस्टल मेरे हाथ में घुल जाता है। गर्माहट की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ जाती है। हर हड्डी क्रैकल करती है, हर नस में पावर भर जाती है। मेरी परसेप्शन एक झटके में 2 गुनी हो जाती है। सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट, करंट लेवल 2। न्यू एबिलिटी अनलॉक हुई, स्पेस ब्लेड। स्पेस ब्लेड मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती है और फिजिकल स्पेस में 1 मीटर तक का स्पेशियल रिफ्ट क्रिएट करती है, जो हर फिजिकल डिफेंस को इग्नोर करके किसी भी मटेरियल को आसानी से काट सकती है। मैं अपनी हथेली को घूरता हूँ।
बस एक थॉट और मेरी उंगलियों के सिरे पर स्याही जैसी काली रेजर थिन लाइन मटीरियलाइज हो जाती है। मैं उसे पास खड़ी भारी आर्मर्ड व्हीकल की प्लेटिंग पर हल्के से खींचता हूँ, जैसे टोफू काट रहा हूँ, और हार्ड स्टील पार्ट्स एकदम स्मूथ लाइन में दो हिस्सों में बंट जाते हैं। ये पावर सच में absurd है। मैं सेटिस्फाइड होकर एबिलिटी को वापस खींच लेता हूँ। मैं उन दो आर्मर्ड व्हीकल्स की तरफ मुड़ता हूँ जिनके इंजन अभी भी चालू हैं, और सब कुछ ले लेता हूँ। व्हीकल्स, सप्लाईज, सब कुछ। इस हॉस्पिटल रन ने मुझे मेडिसिन, एक लेवल अप और ऊपर से अनएक्सपेक्टेड बोनस दिया। अपोकलिप्स ऐसे ही खेला जाना चाहिए। मैं स्नोमोबाइल पर कूदता हूँ, इंजन जोर से गरजता है और मैं अंधेरे में गायब हो जाता हूँ। डे 15 ऑफ द अपोकलिप्स, सिटी स्पोर्ट्स सेंटर। अंदर की हवा कब की थम चुकी है, डीके की बदबू, गंदगी की खटास और निराशा की सीलन से भरी हुई। जो स्टेडियम कभी 50,000 लोगों से भरा रहता था, अब उसमें 30,000 से भी कम बचे हैं। ऑर्डर जैसा कुछ था, वो भी खत्म हो चुका है। कल रात जनरेटर बंद होते ही सिविलाइजेशन की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। खाने को कुछ नहीं बचा। वेयरहाउस खोलो, ऑफिसर्स खुद के लिए सब जमा कर रहे हैं और हम पेड़ की छाल चबा रहे हैं। अचानक रायट फूट पड़ता है। हजारों भूख से पागल लोग गार्ड लाइन तोड़कर कमांड जोन की तरफ लहर की तरह बढ़ते हैं। गन शॉट्स, स्क्रीम्स और मांस के फटने की आवाजें एक साथ गूंजती हैं। स्टेला स्टैंड्स के कोने में सिमटी बैठी है, हाथ में एक स्नो शवल पकड़े हुए, जिसकी ब्लेड कुंद हो चुकी है। पिछले हफ्ते ने उसे तोड़ दिया है। उसके साफ हाथ अब फ्रॉस्ट बाइट सोर्स और ब्लड ब्लिस्टर्स से भरे हैं। क्लियर सिस्टम ही उसकी लाइफ लाइन है, लेकिन वही उसे एक बीस्ट ऑफ बर्डन भी बना चुका है। तभी ट्रॉय भागता हुआ आता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है। उसने केओस में एक फायर एक्स पकड़ लिया है। उसकी आंखों में कोने में फंसे भेड़िए जैसा डर और गुस्सा है। ज़ॉम्बी टाइड आउटर पेरीमीटर तोड़ चुकी है। ये जगह अब डेथ ट्रैप बनने वाली है। हमें भागना होगा। भागें कहाँ? स्टेला बाहर रेजिंग ब्लिजर्ड को देखती है। उसकी आंखों में खालीपन है। बाहर 60 है। बाहर कदम रखना मतलब मौत। ट्रॉय दांत भींचता है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हम डेमियन को ढूंढेंगे। मैंने सोचा है सिर्फ हम दोनों नहीं, हजारों लोगों को साथ लेकर चलेंगे। कोई फोर्ट्रेस इतनी भीड़ को रोक नहीं सकता। कमांडर वांग के पास आर्मर्ड व्हीकल्स और हेवी वेपन्स हैं। अगर उसे पता चले कि वेस्ट में फुली स्टॉक्ड अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस है पावर के साथ, तो वो क्या करेगा? स्टेला की आंखों में कुछ बदलता है। डिस्पेयर धीरे धीरे जहर में बदलकर सैवेज रिजॉल्व में सख्त हो जाता है। मैं यहाँ नरक में क्यों सड़ूं, जबकि वो राजा की तरह जी रहा है। 10 मिनट बाद कमांड ऑफिस। कमांडर वांग पसीने में भीगा हुआ है। अपने आदमियों को फाइल्स डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे रहा है, भागने की तैयारी में। सर, मुझे एक जगह पता है। स्टेला अंदर घुसती है। उसके चेहरे पर बंदूक तनी है, लेकिन वो बिना डरे चिल्लाती है, मुझे पता है सप्लाईज कहाँ हैं। हजारों टन खाना, जनरेटर्स और एक फोर्टिफाइड बेस। वांग की आंखें सिकुड़ती हैं। अगर झूठ बोला तो यहीं गोली मार दूंगा। स्टेला तेजी से बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो एक हॉट सिस्टम अवेकेंड है। एपोक्लिप्स से पहले उसने शहर के सारे कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए थे। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अबैंडन्ड एरिया में सब है। वो जगह ले लो, हम सब बच सकते हैं। कमांडर वांग की आंखों में लालच चमक उठता है। गुड, बहुत अच्छा। वो मैप उठाकर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर हाथ मारता है। सबको बता दो, जो मरना नहीं चाहता, जो भूखा नहीं मरना चाहता, मेरे साथ चलो। टारगेट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जो ब्रेक थ्रू करेगा उसे जो चाहिए मिलेगा। कुछ ही सेकंड पहले जो भीड़ आपस में लड़ रही थी, अब एक कॉमन गोल पा लेती है। क्लास रेज एकजुट होकर इस डेस्परेट आर्मी को आगे बढ़ाने वाली ताकत बन जाती है। आधे घंटे बाद 5 आर्मर्ड व्हीकल्स आगे पीछे मॉडिफाइड ट्रक्स और हजारों सर्वाइवर्स की भीड़ में बंदूकें, कुल्हाड़ियां, स्टील पाइप्स, जो भी हाथ में आए लेकर चल रहे हैं। उनकी आंखों में जल रही है दो आग, एनवी और सर्वाइवल की। स्टेला आगे वाले व्हीकल में बैठी है, हाथ में एक कंप्रेस्ड बिस्किट कसकर पकड़े हुए। कमांडर वोंग ने उसे एक ठंडी मुस्कान दी थी, होंठ के कोने पर खिंची हुई क्रूरता। डेमियन, इस बार मैं तुम्हारे दरवाजे पर पूरी सेना लेकर आ रही हूँ। देखते हैं अब तुम दरवाजा बंद रख पाते हो या नहीं। कॉलम के पीछे जिंदा इंसानों की गंध से खींचकर ज़ॉम्बीज़ की एक लहर चुपचाप पीछे पीछे चल रही है। कोई अलार्म नहीं बजता। वो सब मैं बहुत पहले साइलेंस कर चुका हूँ। मैं सेकंड फ्लोर की बैलिस्टिक फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा हूँ, एक क्रिस्प ब्लैक टैक्टिकल कोट में, हाथ में रेड वाइन का ग्लास, जैसे कोई एलिगेंट कंडक्टर नीचे बर्फ में रेंगती इस लंबी सेना को देख रहा हो। सिस्टम इंटरफेस वार्निंग फ्लैश करता है। मैं सर्वेलेंस स्क्रीन पर लाल डॉट्स भरते देखता हूँ और मेरे होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं। लार्ज स्केल हॉस्टाइल फोर्स डिटेक्टेड अप्रोचिंग। Enemy composition: 5 armored vehicles, 3 heavy machine guns, 2 RPG rocket launchers, 12 awakened, 3,000 plus armed fighters, 5,000 plus level 1 zombie horde, 3 level 2 mutants. They really think highly of me. मैं धीरे से वाइन की एक सिप लेता हूँ।
ये फोर्स किसी छोटे देश की कैपिटल भी गिरा सकती है, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं है। अगर कुछ है तो बस एक्साइटमेंट। पिछले कुछ दिन घर में बंद रहकर सिर्फ एबिलिटीज लेवल करना और ओल्ड फिल्म्स देखना, दिमाग सुन्न हो गया था। ब्लेड के किनारे पर नाचने का थ्रिल, वही असली मजा है एपोकलिप्स का। आर्मर्ड इंजन्स की गरज ब्लिजर्ड को दबा देती है। लाउड स्पीकर पर कमांडर वॉन्ग की आवाज गूंजती है, अथॉरिटी से भरी हुई। कॉन्वॉय हॉल्ट एट 500 मीटर्स। अंदर मौजूद व्यक्ति ध्यान दें, हम शेल्टर 7 की ऑफिशियल रेस्क्यू यूनिट हैं। इमरजेंसी अथॉरिटी के तहत हम आपके सप्लाईज और शेल्टर को रिक्विजिशन कर रहे हैं। तुरंत हथियार डालो और गेट्स खोलो। कॉर्पोरेशन पर तुम्हें स्पेशल एडवाइजर का दर्जा और सुरक्षा दी जाएगी। स्पेशल स्लेव कहना चाहते हो? कमांडर वॉन्ग का चेहरा सख्त हो जाता है। उसने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। फाइन, देन द हार्ड वे। वो हाथ हिलाता है। स्टेला, तुमने कहा था तुम ब्रीच कर सकती हो। ऊपर जाओ, उससे बात करो, दिखाओ असली प्रेशर क्या होता है। स्टेला मेगाफोन लेकर आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर चढ़ती है। जमाने वाली हवा उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में जलती नफरत उसे संभाल लेती है। तुम गिरे हुए हो, इन लोगों को देखो, ये सब भूख से मर रहे हैं। तुम अकेले इतना सब लेकर बैठे हो, तुम्हारी कॉन्शियंस नहीं कचोटती? मैं सिर हिलाता हूँ और कंट्रोल पैनल के लाल बटन पर उंगली रखता हूँ। दरवाजे खोल दो। अभी भी लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकते हैं, वरना जब हम अंदर घुसेंगे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब भी इतनी नाइव। वंग झुंझलाकर आदेश देता है, फायर आरपीजी। रॉकेट लॉन्चर से धुआं उठता है और रॉकेट सीधा मेरी तरफ आता है। मैं शांत खड़ा रहता हूँ। तुम्हें लगता है इतनी भीड़ मेरे लिए थ्रेट है? मेरी आवाज ठंडी है। नहीं, तुम बस मेरे लिए एक ह्यूमन शील्ड वॉल लेकर आए हो। स्पेस रिफ्रैक्शन फील्ड। रॉकेट जैसे किसी मिरर से टकराता है, मुड़कर उसी रास्ते वापस जाता है और उनके अपने ट्रक में जा टकराता है। बूम! आग की दीवार उठती है। फाइटर से भरा ट्रक स्क्रैप में बदल जाता है। श्रैपनल और बॉडी पार्ट्स हवा में उड़ते हैं। क्या सब फ्रीज हो जाते हैं? रिटर्न फायर ओपन अप। गोलियों की बारिश दीवारों पर बरसती है, लेकिन बस चिंगारियां निकलती हैं। पेंट तक मुश्किल से छिलता है। मैं उंगलियां चटकाता हूँ। अब मेरी बारी। मैं बटन दबाता हूँ। डिफेंस सिस्टम ऑनलाइन। माइन फील्ड आर्म्ड। आगे बढ़ते फाइटर्स के नीचे की बर्फ अचानक धंस जाती है। ये साधारण गड्ढे नहीं हैं, ये हैं डायरेक्शनल हाई एक्सप्लोसिव एंटी पर्सनल माइंस का पूरा फील्ड। चेन डेटोनेशंस जैसे फायर क्रैकर्स की लंबी लड़ी हवा में गूंजती है। बर्फ एक पल में लाल हो जाती है। सैकड़ों लोग चीखने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। भीड़ दहशत में पीछे हटती है, लेकिन पीछे वाले अभी भी धक्का दे रहे हैं। पूरा सीन इंस्टेंट पैंडेमोनियम में बदल जाता है। और तभी इससे भी बुरा होता है। पीछे स्नोफील्ड से एक डरावनी गर्जना उठती है। वो 5000 ज़ॉम्बीज जो ब्लास्ट और खून की गंध से खींचे चले आ रहे थे, अब अपने दांत दिखा रहे हैं। अब वो एमलेसली भटक नहीं रहे। खून की भूख ने उन्हें पागल कर दिया है। वे रैबिट डॉग्स की तरह भीड़ के पीछे टूट पड़ते हैं। हेल्प! ज़ॉम्बीज! पीछे ज़ॉम्बीज हैं! माइनफील्ड्स और सामने एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस। पीछे एंडलेस ज़ॉम्बी टाइड। ये सो कॉल्ड एक्सपीडिशनरी फोर्स अब सैंडविच के अंदर फंसा मांस बन चुकी है। स्टेला, अपनी एबिलिटी यूज करो। अभी माइनफील्ड क्लियर करो। कमांडर वांग घबराकर स्टेला के सिर पर गन तान देता है। स्टेला कांप रही है, लेकिन वो अपनी सारी ताकत क्लियर सिस्टम में डालकर आगे हाथ बढ़ाती है। कुछ माइंस गायब होती हैं, लेकिन पूरा फील्ड इतना विशाल है कि उसकी एनर्जी समुंदर में एक बूंद जैसी है। 1 मिनट के अंदर ही उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो व्हीकल की छत पर गिर जाती है। यूजलेस। वैंग उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। खुद अंदर कूदकर आर्मर्ड कार घुमाने लगता है, भागने के लिए, जैसे मैं उसे भागने दूंगा। इतनी दूर आए हो, कुछ तो छोड़कर जाओ। मैं टेरेस पर खड़ा हूँ, दाहिना हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करता हूँ। स्पेस ब्लेड कट। हवा में एक काली दरार उभरती है, बिल्कुल खामोश, और 10 टन का आर्मर्ड व्हीकल बीच से 2 हिस्सों में कट जाता है। कट इतना स्मूथ जैसे मिरर हो। हर कोई, फाइटर्स और ज़ॉम्बीज, उस एक वार से जड़ हो जाता है। ये बैटल पूरे 3 घंटे चलती है। कुछ लोग केओस में भाग निकलते हैं, लेकिन 3000 से ज्यादा की फोर्स लगभग पूरी खत्म हो जाती है। बर्फ रुक जाती है। आसमान में फीकी चांदनी इस नरक पर पड़ती है। गेट के सामने अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, स्टेला और ट्रॉय। शुरुआत में व्हीकल से गिरना ही उनकी किस्मत बन गया और बाद में रैकेज के नीचे छुपकर जिंदा रहे। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने खड़ा हूँ। गेट धीरे धीरे खुलता है। मैं कॉम्बैट गियर में नहीं हूँ, बस एक पतली ब्लैक शर्ट, हाथ में टैक्टिकल एक्स और भारी बूट्स के साथ उनकी तरफ बढ़ता हूँ। हर कदम उनके दिल पर वजन डालता है। स्टेला घुटनों पर गिरती है, चेहरा खून से भरा, हाथ नीले और जमे हुए। वो रेंगते हुए मेरे पास आती है। मैं गलत थी, मुझे मजबूर किया गया। ये सब वैंग की वजह से हुआ। ट्रॉय भी घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है। डेमियन, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा। मैं 2 मीटर दूर रुकता हूँ। सब स्पेस से एक टेबल, चेयर्स और छोटा हॉट पॉट स्टोव निकालता हूँ। आग जलती है, ब्रॉथ उबलता है और स्पाइसी खुशबू खून की बदबू को काट देती है। मैं लैम्ब के टुकड़े डालकर आराम से खाने लगता हूँ। दोनों की आंखों में भूख और डर तैर रहा है। पिछली जिंदगी में मैं भी ऐसे ही भीख मांग रहा था। एक घूंट पानी के लिए। तुमने क्या कहा था? स्टेला कांपती है।
जवाब नहीं दे पाती। तुमने कहा था सप्लाईज सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो मायने रखते हैं, मेरे जैसे ट्रैश हवा के भी लायक नहीं। मैं चॉपस्टिक्स नीचे रखता हूँ। अब वही शब्द तुम्हें वापस मिल रहे हैं। मैं खड़ा होता हूँ। एक्स चांदनी में चमकता है। ट्रॉय, तुमने कहा था स्टेला से प्यार करते हो, उसके लिए मर जाओगे, सही? ट्रॉय हिचकता है। उसे मार दो और मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। हॉट पॉट, गरम कमरा, एवोल्यूशन सीरम भी दूंगा। एक डैगर उसके सामने गिरता है। स्टेला डर से पीछे हटती है। तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन ट्रॉय डैगर उठाता है। उसकी आंखों में डेस्परेशन जल रही है। अगर तुम मरोगी तो मैं जिंदा रहूंगा। वो स्टेला पर टूट पड़ता है। स्टेला आखिरी बार क्लियर सिस्टम यूज करती है। डैगर गायब हो जाता है, लेकिन ट्रॉय उसके गले पर हाथ जमा चुका है। दोनों खून से भीगी बर्फ में जानवरों की तरह लड़ते हैं। मैं चुपचाप देखता हूँ जब तक दोनों थककर गिर नहीं जाते। स्टेला का चेहरा फटा हुआ। ट्रॉय की एक आंख चली गई। वेल प्लेड। मैं ताली बजाता हूँ, फिर ठंडे स्वर में कहता हूँ, लेकिन मैंने झूठ बोला था। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्स उठाता हूँ। मेरे सेफ हाउस में ट्रैश की जगह नहीं। उनकी चीखें ठंडी हवा को चीर देती हैं और एक्स नीचे गिरता है। इस जिंदगी के सारे हिसाब यहीं खत्म। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अंदर लौटता हूँ। फायरप्लेस जल रहा है। विंडो के पास खड़ा होकर बाहर तूफान देखता हूँ। विस्की की बोतल निकालता हूँ। 2 ग्लास भरता हूँ। एक जमीन पर गिरा देता हूँ अपने पिछले जन्म वाले बेवकूफ के लिए। दूसरा आसमान की तरफ उठाता हूँ, इस क्रूर शानदार दुनिया के नाम। इस बार मैंने जीत लिया।